सोचिए एक ऐसा शख्स जिसके पिता जाने माने बॉलीवुड एक्टर रहे हों और माँ एक ग्लोबल पॉप सेंसेशन, और उनका बेटा वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक बिल्कुल अलग मतलब जमीनी राजनीति कर रहा हो। हाँ बिल्कुल। नाम है ज़ोहरान ममदानी, जिन्हें कुछ लोग न्यूयॉर्क का देसी सोशलिस्ट भी कहते हैं। ये कहानी वाकई दिलचस्प है ना? बहुत ज्यादा। क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक तरह से बदलती राजनीति और पहचान की भी कहानी है। इसने न्यूयॉर्क के राजनीतिक गलियारों में आप कह सकती हैं एक नई बहस छेड़ दी है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो जानकारी है वो ज़ोहरान ममदानी के जीवन के कई पहलुओं पर रोशनी डालती है। उनका जो अनोखा पारिवारिक बैकग्राउंड है, युगांडा से न्यूयॉर्क तक का उनका सफ़र और कैसे उन्होंने अमेरिकी राजनीति में अपनी एक खास जगह बनाई। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए ये समझें कि ज़ोहरान ममदानी कौन है, उनके विचार क्या हैं, वो किस तरह की राजनीति करते हैं और क्यों उनका उभरना आज के समय में इतनी अहमियत रखता है। सही। चलिए इन जानकारियों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। ज़ोहरान का जन्म 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। ये अपने आप में एक दिलचस्प शुरुआत है ना? हाँ, और पारिवारिक पृष्ठभूमि तो और भी अनोखी है। जैसा आपने जिक्र किया, उनके पिता दिवंगत मजहर खान थे। हाँ, शान, बंटी और बबली जैसी फिल्म। बिल्कुल। और माँ है MIA माया अरुलप्रगसम, श्रीलंकाई मूल की ब्रिटिश रैपर, सिंगर, एक्टिविस्ट। उनका गाना पेपर प्लेन्स तो खैर दुनिया भर में हिट था। हाँ, वो तो बहुत चला था। ग्रैमी नॉमिनेशन भी था शायद। हाँ, ग्रैमी नॉमिनेटेड। तो ये जो संगम है बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय पॉप संगीत का अमेरिकी राजनीति के मंच पर, ये सच में काफी अलग है। कई स्रोत बताते हैं कि शुरुआती दिनों में लोग इस बैकग्राउंड को देखकर मतलब थोड़ा हैरान भी हुए थे। यकीनन, ये कोई टिपिकल अमेरिकी राजनेता की कहानी तो नहीं लगती। तो युगांडा से न्यूयॉर्क का सफर कैसे हुआ? जानकारी के मुताबिक ज़ोहरान बहुत छोटी उम्र में ही अपनी माँ के साथ लंदन होते हुए न्यूयॉर्क आ गए थे। अच्छा। उनका बचपन क्वींस न्यूयॉर्क में बीता और यहाँ बड़े होते हुए उन्होंने अपने आसपास के माहौल को बहुत करीब से देखा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने महसूस किया कि कैसे साधारण लोग, उनके पड़ोसी, उनके दोस्त रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जैसे घर का किराया देना, अच्छी स्वास्थ्य सेवा पाना, बच्चों की ठीक से परवरिश करना, इन सब के लिए कितना संघर्ष कर रहे थे। यानी जमीनी हकीकतों से उनका सामना बचपन में ही हो गया था, कह सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि इन्हीं अनुभवों ने उनके अंदर वो सामाजिक न्याय और बदलाव की इच्छा को जगाया। उन्होंने देखा कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जो आम लोगों की मुश्किलों को एक तरह से नजरअंदाज कर रहा है। ये शुरुआती अवलोकन बाद में उनके राजनीतिक विचारों का एक मजबूत आधार बने। किराए की वजह से घर खाली करते देखा और इसका उन पर काफी गहरा असर पड़ा। फिर आई पढ़ाई की बारी। उन्होंने कहाँ से और क्या पढ़ाई की? उन्होंने मेन राज्य के बोर्डोइन कॉलेज से पढ़ाई की। ये एक प्रतिष्ठित लिबरल आर्ट्स कॉलेज माना जाता है। अच्छा। वहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में डिग्री हासिल की। तो ये विषय खुद बताते हैं कि उनकी दिलचस्पी समाज के ढांचे और आर्थिक व्यवस्था को समझने में थी। और कॉलेज के दौरान ही उन्हें वो बड़ी समझ हासिल हुई जिसका जिक्र मिलता है कि असली प्रॉब्लम क्या है। हाँ, कई स्रोतों इस बात को हाईलाइट करते हैं कि कॉलेज में ही ज़ोहरान इस नतीजे पर पहुंचे कि दुनिया में जो असमानता और मुश्किलें हैं उनकी जड़ सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। असली समस्या है ताकत का गलत बंटवारा। मतलब सत्ता कुछ हाथों में सिमटी हुई है और उसका इस्तेमाल आम लोगों के भले के लिए नहीं हो रहा। सही बात है। ये उनके लिए एक निर्णायक मोड़ था। ये समझ सिर्फ किताबी नहीं थी, इसने उन्हें ये सोचने पे मजबूर किया कि सिर्फ बातें करने या लिखने से काम नहीं चलेगा। हाँ, एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। व्यवस्था में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना होगा, उसे बदलने के लिए लड़ना होगा। और इसी सोच ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। ऐसा ही लगता है। कॉलेज के बाद उन्होंने कुछ समय अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। जानकारी के अनुसार कुछ समय के लिए हिप हॉप म्यूजिक पर लिखा भी। अच्छा। और यहाँ तक कि एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम की कोचिंग भी की। अरे वाह, ये तो काफी अलग पहलू है। हाँ, ये उनकी बहुमुखी पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। लेकिन अंततः वो सक्रिय राजनीति की तरफ बढ़े और 2020 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। 2020 का चुनाव, हाँ, ये उनके करियर का एक अहम पड़ाव था। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुनाव लड़ा उन्होंने। सही कहा।
न्यूयॉर्क के 36वें असेंबली डिस्ट्रिक्ट से। इसमें एस्टोरिया क्वींस का इलाका आता है। हाँ। ये एक बेहद विविधता भरा वर्किंग क्लास इलाका है जहां अप्रवासी आबादी भी काफी है। और उन्होंने चुनाव लड़ा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका DSA के बैनर तले। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, अच्छा। अमेरिका के संदर्भ में इसका क्या मतलब है, इसे थोड़ा समझा सकते हैं? क्योंकि भारत में सोशलिस्ट शब्द का मतलब थोड़ा अलग हो सकता है। जरूर। देखिए, अमेरिका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आमतौर पर वे लोग होते हैं जो मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था की चुनौतियों को मानते हैं, जैसे बढ़ती असमानता, और वो सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने के लिए काम करते हैं। वो अक्सर मजबूत सामाजिक सुरक्षा नेट, कामगारों के अधिकार और सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा के विस्तार की वकालत करते हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर रहकर या उसके साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब चुनावी प्रक्रिया के जरिए बदलाव लाने में विश्वास रखते हैं। वो सोवियत संघ या चीन जैसी पुरानी कम्युनिस्ट व्यवस्थाओं से खुद को अलग रखते हैं। शुक्रिया, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो उनका 2020 का चुनाव अभियान कैसा रहा? जानकारी क्या बताती है? मुश्किल था? स्रोत बताते हैं कि ये चुनाव आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका मुकाबला एक बहुत ही अनुभवी और स्थापित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अराविला सिमोतास से था। हाँ, वो तो काफी समय से थी वहां। बिल्कुल, कई सालों से उस सीट पर काबिज थी। जोहरान एक नौजवान, पहली बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार थे, जिनकी पृष्ठभूमि भी पारंपरिक नहीं थी। कई लोगों को तो उनकी जीत की उम्मीद ही नहीं थी ना, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। ये एक बड़ी जीत मानी गई थी, है ना, एक अपसेट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी उलटफेर वाली जीत थी। स्रोत बताते हैं कि उनकी जीत के पीछे एक मजबूत जमीनी अभियान था। उन्होंने और उनके वॉलंटियर्स ने घर घर जाकर प्रचार किया। अच्छा। लोगों की समस्याएं सुनी और समुदाय के साथ सीधे जुड़े। उन्होंने उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो एस्टोरिया के आम लोगों के लिए सबसे अहम थे। इस जीत ने न्यूयॉर्क की राजनीति में हलचल मचा दी और जोहरान को एक उभरते हुए प्रगतिशील नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे जोहरान मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं? उनकी राजनीति के केंद्र में क्या है? जानकारी के अनुसार उनके मुख्य मुद्दे सीधे तौर पर उन संघर्षों से जुड़े हैं जो उन्होंने अपने आसपास देखे थे। सबसे प्रमुख है किफायती आवास, अफोर्डेबल हाउसिंग। हाँ, न्यूयॉर्क में ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, इतने महंगे शहर में आम लोगों के लिए रहने की जगह एक बड़ी चुनौती है और जोहरान इसके लिए लगातार आवाज उठाते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो मजबूत किराया नियंत्रण कानूनों और किराएदारों के अधिकारों की सुरक्षा के हिमायती हैं। और इसके अलावा सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर फॉर ऑल भी उनके एजेंडे में ऊपर है। वो मानते हैं कि स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार है, कोई व्यापार नहीं। सही। पुलिस सुधार, पुलिस रिफॉर्म भी एक अहम मुद्दा है। स्रोत बताते हैं कि जोहरान का जोर पुलिस बजट को कम करके उस पैसे को सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और आवास में लगाने पर रहता है। अच्छा। साथ ही पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने पर भी। और जाहिर है श्रमिक वर्ग के अधिकार, वर्किंग क्लास राइट्स, मतलब मजदूरों के लिए बेहतर वेतन, काम करने की सुरक्षित स्थितियां और यूनियन बनाने के अधिकार की वकालत करना। ये मुद्दे दिखाते हैं कि उनकी राजनीति वाकई जमीनी हकीकतों से जुड़ी है। लेकिन क्या वो सिर्फ बातें करते हैं या जमीन पर भी सक्रिय दिखते हैं? क्योंकि कई नेता सिर्फ बोलते हैं। नहीं, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जोहरान सिर्फ विधानसभा में बिल पेश करने वाले नेता नहीं हैं। वो जमीन पर भी उतने ही सक्रिय हैं। उन्हें अक्सर विरोध प्रदर्शनों में, रैलियों में और सामुदायिक आयोजनों में देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर महामारी के दौरान जब लाखों लोग किराया देने में असमर्थ थे। हाँ, वो बहुत मुश्किल दौर था। बिल्कुल। तब उन्होंने जोर शोर से कैंसल रेंट मूवमेंट यानी किराया माफ करने या रोकने का आंदोलन चलाया और उसका नेतृत्व किया। ये दिखाता है कि वो सीधे एक्शन में विश्वास रखते हैं। ये दिलचस्प है। उनकी राजनीतिक सोच या फलसफे के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? वो राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं? उनके बयानों और इंटरव्यूज से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि जोहरान के लिए राजनीति सिर्फ चुनाव जीतना या कुर्सी पाना नहीं है। वो इसे एक नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं, उन लोगों की आवाज बनने की जिम्मेदारी जिन्हें सिस्टम ने हाशिए पर धकेल दिया है या भुला दिया है। उनका एक बहुत प्रभावशाली उद्धरण है जो उनके नजरिए को साफ करता है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा है। उन्होंने कहा था कुछ ऐसा कि राजनीति तब सही लगती है जब तुम उन लोगों के लिए लड़ते हो जिन्हें सिस्टम भूल गया है। यही था ना? बिल्कुल। पॉलिटिक्स फील्स राइट व्हेन यू आर फाइटिंग फॉर द पीपल द सिस्टम फॉरगॉट। ये वाक्य उनकी राजनीति का सार है, कह सकते हैं।
आज के दौर में जहां राजनीति अक्सर सत्ता के खेल और निजी हितों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, वहां ऐसा नजरिया रखने वाले नेता कम ही मिलते हैं। सही बात है। वो उन लोगों के लिए आवाज उठाना चाहते हैं जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। किराएदार, मजदूर, अप्रवासी, हाशिए पर पड़े समुदाय। आपने अप्रवासियों का जिक्र किया। ज़ोहरान खुद एक अप्रवासी पृष्ठभूमि से आते हैं। क्या वो अपनी भारतीय या दक्षिण एशियाई जड़ों के बारे में बात करते हैं? क्या इसका उनकी राजनीति पर कोई असर दिखता है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ज़ोहरान अपनी दक्षिण एशियाई विरासत पर गर्व महसूस करते हैं और खुलकर इस बारे में बात करते हैं। वो मानते हैं कि उनके अनुभव और उनके मूल्य उनकी इस पृष्ठभूमि से प्रभावित है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जिसका जिक्र कई जगह मिलता है, कि वो अप्रवासी माता पिता के बेटे हैं और चाहते हैं कि हर अप्रवासी अपने सपने पूरे कर सके न्यूयॉर्क में। कुछ ऐसा। बिल्कुल सही। I am the son of immigrant parents and I want every immigrant in New York City to have the chance to pursue their dreams. ये बयान सिर्फ उनके निजी अनुभव को नहीं दर्शाता, बल्कि उनकी राजनीति के समावेशी मतलब इंक्लूसिव दृष्टिकोण को भी उजागर करता है। वो अप्रवासी समुदायों के संघर्षों और आकांक्षाओं को समझते हैं और उन्हें अपनी राजनीति में केंद्रीय स्थान देते हैं। उनका चुना जाना न्यूयॉर्क के बड़े दक्षिण एशियाई समुदाय के लिए भी एक अहमियत रखता है। ज़ोहरान के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं जो स्रोतों से पता चलती हैं, है ना? जी। जैसे वो बास्केटबॉल कोच रह चुके हैं, ये तो हमने बात की। और ये भी कि उनकी माँ MIA एक ग्रैमी नामांकित कलाकार हैं। ये तथ्य हमेशा लोगों का ध्यान खींचता है। हाँ, वो तो है ही। एक और दिलचस्प बात जो कुछ स्रोतों में मिलती है वो ये कि ज़ोहरान कभी-कभी अपने भाषणों या लेखों में कविता और यहाँ तक कि शेक्सपियर के उद्धरणों का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, शेक्सपियर उनके संवाद के एक अलग बौद्धिक पहलू को दिखाता है। बिल्कुल। यानी एक राजनेता जिसमें कई रंग हैं, एक्टिविस्ट, विचारक और शायद थोड़ा कवि भी कह सकते हैं। ये सारी बातें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो पारंपरिक राजनेता के खाके से काफी अलग है। उनका सफर युगांडा में जन्म, बॉलीवुड और पॉप स्टार माता पिता, न्यूयॉर्क के क्वींस में परवरिश, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई और फिर एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के तौर पर राजनीति में आना, ये सब मिलकर उन्हें एक अनोखी पहचान देता है। तो अगर हम इन सारी जानकारियों को समेटें तो ज़ोहरान ममदानी की कहानी का निचोड़ क्या है? वो आज क्या दर्शाते हैं? तो कुल मिलाकर देखें, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ज़ोहरान ममदानी सिर्फ एक उभरते हुए राजनेता नहीं है, वो एक तरह से एक विचार, एक आंदोलन का प्रतीक बनते जा रहे हैं, खासकर अमेरिका में प्रगतिशील और वामपंथी राजनीति के दायरे में। उनका सफर दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव जैसे अप्रवासी होना, वर्किंग क्लास पड़ोस में रहना, पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहे वो कितनी भी अनोखी क्यों न हो, और सामाजिक जागरूकता मतलब सिस्टम की खामियों को समझना, मिलकर एक नई तरह की राजनीतिक चेतना और नेतृत्व को जन्म दे सकते हैं। और उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि राजनीति में आने के लिए किसी खास सांचे में ढला होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। युगांडा में पैदा हुआ, बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय संगीत की दुनिया से जुड़े माता पिता का बेटा, न्यूयॉर्क में पला बड़ा, भारतीय मूल का लड़का अमेरिकी राजनीति के स्थापित ढर्रे को चुनौती दे सकता है और सफल भी हो सकता है। सही। ये बात शायद दुनिया भर में उन युवाओं को प्रेरित कर सकती है जो राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन खुद को बाहरी महसूस करते हैं। बिल्कुल। उनका उदय इस बात का भी संकेत है कि कैसे अमेरिका और शायद दुनिया के अन्य हिस्सों में भी राजनीति और पहचान के मायने बदल रहे हैं। अब नेता अपनी अप्रवासी जड़ों या अपनी अलग विचारधाराओं को छिपाने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बना रहे हैं। हाँ। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है सोचने के लिए। ज़ोहरान ममदानी जैसे नेताओं का उभरना, जो अपनी अप्रवासी पहचान और समाजवादी विचारधारा को खुलकर अपनाते हैं, क्या ये राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है? क्या हाशिए पर माने जाने वाले समुदायों और उनके मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल रही हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसे अलग अलग पृष्ठभूमियों से आने वाले लोग राजनीति को एक नया आकार दे रहे हैं और शायद भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं। इस पर विचार करना हमें न सिर्फ ज़ोहरान ममदानी के महत्व को समझने में मदद करता है, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले समय में नेतृत्व कैसा दिख सकता है और किन मूल्यों पर आधारित हो सकता है। तो ये थी ज़ोहरान ममदानी की कहानी और उनके राजनीतिक सफर की एक झलक जो हमें उपलब्ध जानकारी और स्रोतों के विश्लेषण से मिली। एक ऐसी कहानी जो न्यूयॉर्क से निकलकर दुनिया भर में दिलचस्पी जगा रही है और जो हमें राजनीति, पहचान और बदलाव की संभावनाओं पर सोचने को मजबूर करती है।